हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नेक्स्ट लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर में हमने श्रोडिंगर इक्वेशन स्टडी किया था एंड श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो पहले हाइड्रोजन एटम के लिए स्टडी किया गया। उसके लिए एनर्जी की वैल्यू, जो भी हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी पॉसिबल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट की, वेव फंक्शन साई फाइंड आउट किया। और उसके साथ साथ जब श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना स्टार्ट किया तो वी गेट अ सेट ऑफ 3 काउंटर नंबर। हमें 3 काउंटर नंबर का सेट मिला। उसमें प्रिंसिपल काउंटर नंबर n, एजिमुथल काउंटर नंबर l एंड मैग्नेटिक काउंटर नंबर m, ये पता चला था स्टार्टिंग में। देन उसके बाद जब नेक्स्ट साइंटिस्ट जब आया, दैट इज़ जॉर्ज एंड सॉमेल, उसने 4th काउंटर नंबर को डिस्कवर किया, दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉन स्पिन काउंटर नंबर। तो ऐसे हमारे पास 4 काउंटर नंबर हो गए। फर्स्ट प्रिंसिपल काउंटर नंबर, एजिमुथल काउंटर नंबर, मैग्नेटिक काउंटर नंबर एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन काउंटर नंबर। ठीक है, ये हमने स्टडी किया था। और उस चारों काउंटर नंबर के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, वो एटम के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब उसकी फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी, ये सब चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें स्टडी करना है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द एटॉमिक ऑर्बिटल एंड काउंटर नंबर। ठीक है, हमें क्या स्टडी करना है? एटॉमिक ऑर्बिटल एंड काउंटर नंबर हमें स्टडी करना है। तो generally counter number is very important for study the orbitals and the structure. So देखो, many wave functions are possible for an electron. आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारे वेव फंक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। वेव फंक्शन इज नथिंग बट द साई, मतलब हमें साई की अलग अलग वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, एंड देयरफॉर मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल इन एन एटम, मतलब वेव फंक्शन ऑफ मेनी वेव फंक्शंस आर पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एन एटम, मतलब बहुत सारे वेव फंक्शंस हमें पॉसिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए हमारे पास एटम के अंदर बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। मतलब वेव फंक्शन की वैल्यू होने की वजह से हम इलेक्ट्रॉन को अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड दस वेव फंक्शंस और एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, वेव फंक्शन और एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो इस वेव फंक्शन के बेसिस पे और एटॉमिक ऑर्बिटल के बेसिस पे, ठीक है, वेव फंक्शंस और एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो ये जो हम इलेक्ट्रॉन का क्वांटम मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो एटम का हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए वेव फंक्शन और एटॉमिक ऑर्बिटल हमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो वेव फंक्शन और एटॉमिक ऑर्बिटल के बेसिस पे हम क्वांटम मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एटम का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देन देखो, वेरियस ऑर्बिटल इन एन एटम डिफर इन अ साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ साइज स्क्वायर। आपको पता है कि एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स रहेंगे, वेरियस ऑर्बिटल्स वहाँ पे रहेंगे, और ऑर्बिटल का साइज, शेप और उसका जो ओरिएंटेशन है, ठीक है, वो रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ साइज स्क्वायर। मतलब न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में और साइज स्क्वायर के वैल्यू के अकॉर्डिंग उस ऑर्बिटल का साइज, शेप और ओरिएंटेशन रहेगा। मतलब एटम के अंदर ऑर्बिटल्स रहेंगे, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और वो जो वेरियस ऑर्बिटल्स रहते हैं उस वेरियस ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर सकते हैं। और ये जो वेरियस ऑर्बिटल है उसका साइज, शेप और उसका ओरिएंटेशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में उसकी पोजिशन, उसका ओरिएंटेशन, उसका साइज रहेगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ साइज स्क्वायर के ऊपर, मतलब वेव फंक्शन के स्क्वायर के वैल्यू के ऊपर ये सब डिपेंड करता है। ईच ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय थ्री काउंटर नंबर। ठीक है, जो हर एक जो ऑर्बिटल होते हैं उसको हम डेजिग्नेट कर सकते हैं 3 काउंटर नंबर से, एन, एल एंड एम। एन स्टैंड फॉर प्रिंसिपल काउंटर नंबर, को पता होगा। ठीक है, एन स्टैंड फॉर प्रिंसिपल काउंटर नंबर, आपको ये जो दिया हुआ है एन, एल एंड एम। ठीक है, ये देखो तीनों काउंटर नंबर एन, एल एंड एम। एन स्टैंड फॉर प्रिंसिपल काउंटर नंबर, एल जो दिया है दैट इज स्टैंड फॉर द एजिमुथल काउंटर नंबर, एंड जो M1 दिया है इट इज़ द मैग्नेटिक काउंटर नंबर। ठीक है, वो क्या है? मैग्नेटिक काउंटर नंबर है। पहला कौन सा है? प्रिंसिपल, फर्स्ट इज द प्रिंसिपल काउंटर नंबर। ठीक है, सब फर्स्ट प्रिंसिपल काउंटर नंबर। सेकंड जो है दैट इज़ द एजीमुथल काउंटर नंबर, एंड थर्ड जो है इट इज़ अ मैग्नेटिक काउंटर नंबर। फर्स्ट प्रिंसिपल काउंटर नंबर को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है,
एजीमिथाल को स्मॉल एल से एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तीनों क्वांटम नंबर जो है वो मतलब ईच ऑर्बिटल को हम डेजिग्नेट कर सकते 3 क्वांटम नंबर से एन एल एम से, मतलब हर एक ऑर्बिटल का एन क्या है, एल क्या है, एम क्या है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, and each electron assigned with the 4 quantum number that is n l m m and ms। ms जो it is nothing but the spin quantum number, और जो फोर्थ quantum number होता है it tells about the spin of the electron that present in the orbital। ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी स्पिन कैसे रहेगी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा, स्पिन क्वांटम नंबर। जो पहले जो 3 क्वांटम नंबर है एन एल एम प्रिंसिपल, एल azimuthal and m is a magnetic quantum number, it gives the information about the orbital in which electron is present, and the fourth quantum number that is a spin quantum number that gives the information about the spin of electron that present within the orbital। जो ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी स्पिन के बारे में हमें कौन बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा। ठीक है, और इसीलिए ये तीनों क्वांटम नंबर हमें एग्जैक्ट लोकेशन इलेक्ट्रॉन की बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए इन चारों क्वांटम नंबर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है स्टडी में। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट क्वांटम नंबर दैट इज़ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इज़ द पॉजिटिव इंटीजर विद अ वैल्यू ऑफ एन बीइंग 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा आपको किस में मिलेगी, पॉजिटिव में मिलेगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव इंटीजर रहेगी, और पॉजिटिव इंटीजर रहेगी मतलब क्या रह सकती है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है, आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो, मतलब एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होती है, और उसको हम 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इट आइडेंटिफाइज द शेल, वो क्या आइडेंटिफाई करता है, शेल को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, इट आइडेंटिफाइज द शेल, वो शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि एग्जैक्टली आपका इलेक्ट्रॉन कौन से शेल से बिलोंग करता है। ठीक है, हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एन, दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सपोज अगर आपका एन जो है उसकी वैल्यू 1 है, अब एन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब शेल का नंबर क्या रहेगा, 1, मतलब आपकी शेल कौन सी रहेगी, आपकी फर्स्ट शेल रहेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी फर्स्ट शेल, आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, फर्स्ट शेल में प्रेजेंट रहेगा। एन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, फर्स्ट शेल में। अगर एन की वैल्यू 2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, आपका सेकेंड शेल में रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर एन की वैल्यू अगर 3 है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट बिलोंग्स टू थर्ड शेल, वो किससे बिलोंग करेगा, इट बिलोंग्स टू थर्ड शेल, वो किसे बिलोंग करेगा, थर्ड शेल से बिलोंग, मतलब एन क्या बताता है हमें, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल दैट इज़ नथिंग बट द ऑर्बिट, दैट इज़ नथिंग बट द स्टेशनरी स्टेट्स। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली आपका इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, कौन से ऑर्बिट में है, इसके बारे में आपको पता है। शेल, ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट, एनर्जी लेवल, वो एक ही चीज़ है। ठीक है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, कौन से ऑर्बिट में है, वो हमें पता चल जाएगा। मतलब एन की वैल्यू 3 है, इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, थर्ड शेल में है। एन की वैल्यू 2 है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, सेकेंड शेल में, लाइकवाइज। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, मतलब आपको अभी समझ में आ गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 से स्टार्ट होके एंड हो सकती है। एंड इट आइडेंटिफाइज द शेल, वो शेल को आइडेंटिफाई करता है। और एन की वैल्यू हमें क्या बताती है, शेल का नंबर। एन की वैल्यू 1 है, मतलब शेल का कौन सा नंबर है, फर्स्ट शेल। एन की वैल्यू 2 है, मतलब शेल का नंबर कौन सा है, सेकेंड शेल है। ठीक है, एंड एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ एन बिलोंग्स टू द सेम शेल। ठीक है, और एटॉमिक ऑर्बिटल भी कहाँ पे होते हैं, शेल के अंदर। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल कहाँ होते हैं, शेल के अंदर होते हैं। और एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ एन बिलोंग्स टू द सेम शेल, मतलब अगर हमारे पास 2 ऑर्बिटल, आपको पता होगा कि ऑर्बिटल जो है वो कितने टाइप के होते हैं, आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो एटम होता है
उस एटम के अंदर सॉरी जो एटम होता है उस एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर में बहुत सारे शेल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो शेल्स है उस शेल्स में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, और उस ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर में क्या होते हैं, ऑर्बिट्स और शेल्स होते हैं, और उस शेल के अंदर क्या होते हैं, शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑर्बिटल्स रहेंगे और अलग अलग शेप के होते हैं, अभी मैंने तो सर्कल ड्रॉ किया, अलग अलग शेप के, तो उस ऑर्बिटल के अंदर फिर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एग्जैक्टली अगर हमारे पास दो ऑर्बिटल है, सपोज़ मैंने आपको पता है कि 4 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, एक एस ऑर्बिटल होता है, एक पी होता है, एक डी और एफ, ऐसे 4 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, एस पी डी एफ ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। कौन से हैं, एस पी डी और एफ ऐसे ऑर्बिटल है, ठीक है। और एस ऑर्बिटल का जो शेप है वो स्पेरिकल होता है, पी का डम्बेल होता है, डी का तो डबल डम्बेल भी बोल सकते हैं, उसमें 5 टाइप के ऑर्बिटल है, एफ का भी डम्बेल शेप होता है। तो अगर सपोज़ एस का भी नंबर एस जो है, एस के लिए अगर एम की वैल्यू आपको 1 दी है, ठीक है, मैंने क्या कहा आपको कि एस के लिए, एस इस ऑर्बिटल के लिए और पी इस ऑर्बिटल के लिए, दोनों के लिए एन की वैल्यू 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों ऑर्बिटल एस और पी, ये जो दोनों ऑर्बिटल है वो किससे बिलोंग करते हैं, सेकंड शेल में, मतलब ये दोनों ऑर्बिटल कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, सेकंड शेल में प्रेजेंट रहेंगे। तो आपको याद है, मतलब दो ऑर्बिटल की अगर एन की वैल्यू सेम है, मतलब एस की और पी की दोनों की एन की वैल्यू अगर सेम है, इसका मतलब दोनों किससे बिलोंग करते हैं, सेम शेल से बिलोंग करते हैं, मतलब वो दोनों किस में रहेंगे, सेकंड शेल में रहेंगे, ठीक है। देन उसके बाद द नंबर अलाउड, सो देखो यहाँ पे आपको मैंने अभी जो पॉइंट बताया कि अगर दो ऑर्बिटल के लिए एन की वैल्यू अगर सेम है तो दोनों ऑर्बिटल एक ही शेल से बिलोंग टू द सेम शेल, दैट इज योर सेकंड। अब नेक्स्ट पॉइंट, देन विथ इंक्रीज ऑफ एन, अगर हमारी एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है तो बढ़ती जाती है 1 2 3 4 ऐसा, तो विथ इंक्रीज ऑफ एन द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इन दैट शेल इंक्रीजेज। अगर हम एन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर हम एन की वैल्यू बढ़ा रहे, क्या करें, अगर हम एन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, एन की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, मतलब पहले फर्स्ट शेल है, फिर सेकंड शेल है, फिर थर्ड शेल है, जैसे जैसे हम एन की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे ऑर्बिटल्स जो है उसका, मतलब ऑर्बिटल को ज़्यादा नंबर में अलॉट किया जाएगा। मतलब जैसे फर्स्ट शेल तो उसमें सपोज कंसिडर किया कि उसमें 2 ऑर्बिटल, उसमें एक ही ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल, फिर सेकंड शेल बढ़ रही है तो उसमें एस ऑर्बिटल भी रहेगा, पी ऑर्बिटल भी रहेगा, फिर हम जा रहे हैं थर्ड शेल में तो उसमें एस भी रहेगा, पी भी रहेगा, डी भी रहेगा, राइट। उसके बाद जैसे हम आगे जाएंगे तो शेल का नंबर बढ़ेगा, मतलब अगर इसमें एक एस है तो 2 पी रहेंगे, फिर 5 डी रहेंगे, लाइकवाइज। समझ में आया। अगर हम एन की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो उसमें ऑर्बिटल का नंबर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होते जाता है। अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें एक ऑर्बिटल दैट इज एस है, लेकिन अगर हम आगे जा रहे हैं सेकंड शेल में तो एन की वैल्यू 2 आएगी, तो सेकंड शेल में जब आएंगे तो उसमें 2 ऑर्बिटल रह सकते हैं, एस भी रह सकता है और पी भी, दोनों ही रहेंगे, मतलब नंबर बढ़ गया, इसमें एक ऑर्बिटल था, इसमें 2 ऑर्बिटल हो गए। अगर हम फिर से आगे जा रहे तो हो सकता है कि उसमें 3 ऑर्बिटल रहे, उसमें एस भी रहे, पी भी रहे और डी भी रहे। मतलब जैसे जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे ऑर्बिटल जो है वो ज़्यादा इसमें वो अलॉट करते हैं, मतलब उस शेल में ऑर्बिटल का नंबर अपने आप इंक्रीज होते जाता है, वो ज़्यादा ऑर्बिटल को अपनी शेल में अलाउड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्पेस होती है इसलिए वो ऑर्बिटल को ज़्यादा अलाउड करेगा, मतलब उसमें ऑर्बिटल का नंबर बढ़ेगा, मतलब एन के बढ़ने से ऑर्बिटल का नंबर भी बढ़ता है। ओके, देन उसके बाद देखो एंड गिवन बाय दी एन स्क्वायर, वो किससे दिया हुआ है, एन स्क्वायर से दिया हुआ है। अब एन स्क्वायर से कैसे होगा, जैसे अगर मैंने बताया आपको कि एन की वैल्यू 1 है, ठीक है, एन की वैल्यू 1 है, मतलब आपकी कौन सी शेल है, फर्स्ट शेल है, और जनरली हम शेल को सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने केस फर्स्ट शेल को, ये एन इक्वल टू 1 है, मतलब आपकी कौन सी शेल है, फर्स्ट शेल है, ठीक है, और फर्स्ट शेल को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है। और अब इस के शेल में कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे, इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला एन स्क्वायर, ठीक है।
इस के शेल में कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे, वो कितने के शेल कितना ऑर्बिटल अलाउ कर सकता है, कितने ऑर्बिटल को अंदर रख सकता है, वो किससे मिलेगा, इस फॉर्मूला से मिलेगा। बस इस फॉर्मूला में हम एन की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। तो एन की वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू 1 पुटअप कर दी तो एन का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, एंड 1 का स्क्वायर मतलब कितना होता है, आंसर 1 होता है। इसका मतलब क्या कि के शेल में सिर्फ कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे, ओनली 1 ऑर्बिटल। क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ। अगर सपोज मैंने n इज इक्वल टू अगर मैंने n इज इक्वल टू 2 लिया है, n इज इक्वल टू 2 लिया है, इसका मतलब क्या कि हमारी सेकेंड शेल है। ठीक है, अब सेकेंड शेल है तो सेकेंड शेल को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, KLM। अगर मैंने सेकेंड शेल को L से रिप्रेजेंट किया है और हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, एन स्क्वायर का फॉर्मूला। एन स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं कि हमारे L शेल में कितने ऑर्बिटल्स अलाउ किए जाएंगे, मतलब हम L शेल में कितने ऑर्बिटल्स को रख सकते हैं। तो n के लिए 2 है तो हम पुटअप करेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर मतलब कितना, 4। इसका मतलब इस L शेल में हम कितने ऑर्बिटल रख सकते हैं, कितने ऑर्बिटल को अलाउ कर सकते हैं, 4 ऑर्बिटल को हम उसमें अलाउ कर सकते हैं। अब वो 4 ऑर्बिटल कौन से रहेंगे, ठीक है, वो S भी रह सकता है, P भी रह सकता है, D भी रह सकता है, लाइकवाइज। समझ में आया, ठीक है। तो आपको बाद में समझ में आ ही जाएगा, इसके बाद की जैसे टॉपिक होंगे वैसे वैसे आपको समझेगा कि उसमें एक्जैक्टली कौन से ऑर्बिटल रहने वाले। बट फिलहाल आपको याद रखना है कि n इज इक्वल टू 2 है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ n स्क्वायर हम n की वैल्यू पुटअप करेंगे। सेकंड शेल है, n की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर मतलब हमारे पास आंसर आता है 4। इसका मतलब हमारे L शेल में, सेकेंड शेल में 4 ऑर्बिटल अलाउ किए जा सकते, मतलब 4 ऑर्बिटल को हम वहाँ पे रख सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, a set of orbitals a set of orbitals with a given value of n constitute a single shell। मैंने आपको कहा है कि अगर s की भी वैल्यू, अगर मैंने कहा कि s के लिए भी n की वैल्यू 1 है, p के लिए भी n की वैल्यू 1 है, ठीक है, और d के लिए भी n की वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब ये जो तीनों ऑर्बिटल का जो सेट है S P D F, ये जो पूरा ऑर्बिटल का सेट है वो किससे बिलोंग करेगा, फर्स्ट शेल से बिलोंग करेगा। और फर्स्ट शेल को हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, के शेल से, के इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये जो चारों जो तीनों ऑर्बिटल का जो सेट है दैट बिलोंग्स टू द फर्स्ट शेल, दैट इज नथिंग बट द के शेल। ओके, देन उसके बाद देखो, a set of orbitals with a given value of n constitute a single shell। मैंने आपको कहा कि हमने एक ऑर्बिटल का सेट लिया था S P D F और उनकी n की वैल्यू सेम थी, गिवन वैल्यू ऑफ n, दैट कंस्टिट्यूट अ सिंगल शेल। वो सभी किस में कहते हैं, सिंगल शेल में कहते हैं। एंड शेल को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम शेल को KLMN से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, जैसे अगर n इज इक्वल टू 1 है तो K शेल, n इज इक्वल टू 2 है तो L शेल, n इज इक्वल टू 3 है तो M शेल, ठीक है, और n इज इक्वल टू अगर 4 है तो N शेल। लाइकवाइज हम उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 1 मतलब K शेल, n इज इक्वल टू मतलब L शेल, n इज इक्वल टू 3 है तो M शेल, n इज इक्वल टू 4 है तो N शेल। तो लाइकवाइज हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब हम शेल को n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एज वेल एज हम लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, KLMN से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड देन लास्ट देखो, टेबल 4.6 जो आपको दिया है, ठीक है, तो टेबल नंबर 4.6 एन इलेक्ट्रॉन शेल C4 आपको दिया है। देखो प्रिंसिपल काउंटर नंबर आपको n की वैल्यू गिवन है। देखो यहाँ पे n की वैल्यू आपको 1 2 3 4 ऐसे दी है। उसके बाद n इक्वल टू 1 K शेल, 2L, 3M, 4N ऐसे दिया। और ऑर्बिटल कितने अलाउ करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला n स्क्वायर जो दिया हुआ है, इस n स्क्वायर के अकॉर्डिंग, जो n स्क्वायर दिया है उसके अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन बता सकता है। ठीक है, तो मतलब n स्क्वायर अगर है तो फर्स्ट के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 4 ऑर्बिटल, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल। के शेल में 1 ऑर्बिटल अलाउ किया जा सकता है, एल शेल में 4 ऑर्बिटल रह सकते हैं, एम शेल में 9 ऑर्बिटल रह सकते हैं, एन में 16, मतलब ऐसा नंबर क्या उसका बढ़ते जाता है। और अगर शेल का नंबर बढ़ा तो शेल का साइज़ भी बढ़ेगा, मतलब ऑर्बिटल का नंबर बढ़ेगा, जितने ज़्यादा ऑर्बिटल उसमें रहते जाएंगे उतना उतना उस शेल का साइज़ भी बढ़ते जाएगा। तो साइज़ भी क्या हो रहा है, उसका इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, उसका साइज़ क्या हो रहा है, किसका, शेल का साइज़। और शेल का साइज़ क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ऑर्बिटल का नंबर बढ़ रहा है। ऑर्बिटल का नंबर अगर बढ़ा तो शेल का साइज़ भी बढ़ेगा। ओके, and with the increase of n, the distance from the nucleus and the size of the shell increases। अगर n का
अगर विथ इंक्रीज ऑफ एन, अगर एन का नंबर बढ़ते जाता है, एन 1 2 3 4 अगर बढ़ते जाएगा तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड साइज ऑफ द शेल इंक्रीजेज, तो न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है शेल से वो भी बढ़ते जाएगा। जैसे देखो जैसे आपका ये न्यूक्लियस है तो ये आपकी फर्स्ट शेल, तो यहाँ इतना डिस्टेंस है, फिर सेकेंड शेल तो फिर से डिस्टेंस बढ़ गया, फिर से शेल का नंबर बढ़ गया तो डिस्टेंस बढ़ गया, फिर से शेल बढ़ गई तो डिस्टेंस बढ़ गया, और साथ में साइज़ भी बढ़ते जा रहा है। देखो पहले इतना ही साइज़ था, फिर बढ़ गया, फिर से बढ़ गया, और लास्ट में तो इतना बड़ा हो गया। ठीक है, मतलब एन के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी बढ़ता है शेल का, और शेल का साइज़ भी इंक्रीज होता है, एंड एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज, और हर एक शेल की एनर्जी भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, एंड इन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ एन, और हाइड्रोजन जैसे अगर कोई स्पीसीज है, ठीक है, तो उसमें एनर्जी जो होती है ऑर्बिटल की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एन के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब एन की वैल्यू क्या है उसके ऊपर उस शेल की एनर्जी डिपेंड करती है। एंड इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन, और लेकिन उसमें अगर हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर है, तो उस केस में मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में एनर्जी जो होती है ऑर्बिटल की दैट डिपेंड्स ऑन द 2 क्वांटम नंबर दैट इज एन एज वेल एज एल, किसके ऊपर डिपेंड करती है, एन एंड एल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल की एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एन के ऊपर। ठीक है, ऑर्बिटल की एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एन के ऊपर। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स वाले अगर है जिसमें दो से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी किसके ऊपर, उस ऑर्बिटल की एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है एन एंड एल के ऊपर। समझ में आया, एक इलेक्ट्रॉन है तो एन इसके ऊपर डिपेंड करती है क्या, ऑर्बिटल की एनर्जी। अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस एटम के अंदर के जो ऑर्बिटल्स है उसकी एनर्जी 2 क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, एन और एल। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एल मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर। ओके, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से वीडियो देखो, साथ में बुक रखो पढ़ते टाइम, तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड। ओके, और इसके बाद के लेक्चर में आपका मैं सेकंड टॉपिक मतलब नेक्स्ट टॉपिक होगी दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। थैंक यू।